कर रहे थे असहयोग आंदोलन की, जिसके बारे में मैं बता चुका था कि जो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसकी शुरुआत का प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। और उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह कहा था कि अब हम लोगों को ब्रिटिश सरकार से जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए उन्होंने दो प्रकार की अपने जो कार्यक्रम थे उसका निर्धारण किया था। पहले उसमें बहिष्कार की नीति का अनुपालन किया, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें थी जिनको बहिष्कार करना था। वो चाहे उपाधियों का बहिष्कार हो, चाहे नौकरियों का बहिष्कार हो, चाहे न्यायालयों का बहिष्कार हो, विधानमंडलों का बहिष्कार हो। यानी कि बहिष्कार का जो क्रम था वो भारतीय सरकारी तंत्र का बहिष्कार करना था। और दूसरी नीति थी उनकी, जो नीतियाँ थी उसमें जो सामाजिक कार्यक्रम थे उनके बारे में था, जैसे छुआछूत को अंत करने की बात हो रही थी। उसके अलावा कुटीर उद्योग को या स्वदेशी संस्थाओं को विकसित करने की बात हो रही थी। तो इतने सारे बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो हम इस चरण में देखते हैं कि आखिर जब इसकी घोषणा की गई या महात्मा गांधी के द्वारा जब इस बात की घोषणा की गई कि अब हम लोग को इस आंदोलन को आरंभ करना है, तो उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। आप इस दृश्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का प्रथम जन आंदोलन कितना व्यापक था और आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। उसके प्रसार के बारे में बात करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं 12th क्लास एग्जामिनेशन में और 10th में भी, कि असहयोग आंदोलन के प्रसार के बारे में या उनके विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लिखें। तो उसी क्रम में हम चलते हैं और उसके प्रसार को देखते हैं। तो सबसे पहले कि जब घोषणा की गई कि अब असहयोग आंदोलन आरंभ किया जा रहा है, तो उस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही महात्मा गांधी और अली बंधुओं के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन मूवमेंट भी साथ साथ चल रहा था, उसमें अली बंधुओं के द्वारा पूरे देश का दौरा किया गया इन लोगों के द्वारा और आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आरंभ किया गया। इस क्रम में जो बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी, उसमें स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार की जहां तक बात करें तो उसमें करीब 90,000 छात्र छात्राएं जो थे अपने विद्यालयों को, अपने कॉलेजों को वो त्याग चुके थे। और वकील जो थे वो अपने वकालत को छोड़ चुके थे, सरकारी जो नौकरी कर्मी थे वो अपने नौकरियों का त्याग कर चुके थे। यानी कि इस आंदोलन में जो मध्यम वर्ग था वो पूरी तरह से महात्मा गांधी के साथ होता चला गया। उसके साथ साथ अभी जिक्र किया था मैंने उपाधियों का त्याग करने की बात। तो उपाधियों के त्याग में केसर हिंद जो है कि उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध में उनके समर्थन के लिए। तो उस उपाधि को भी महात्मा गांधी सरकार को वापस करते हैं और साथ में जमुना लाल बजाज जिन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी उसको भी वो वापस करते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार को अपनी उपाधि को वापस करते हैं। इसके साथ साथ इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी और उसके लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जिसमें करीब भारतीय लोगों ने 1 करोड़ राशि की जमा की थी। ये कब की बात है? बात 1920 और 1922 के बीच की है। एक बहुत बड़ी धनराशि थी जो जमा किया गया था इस फंड में। उसके साथ साथ हम अब घटनाक्रम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो जैसे भारतीय शिक्षण संस्थाओं का विकास, जब ये आंदोलन अपने चरम की ओर जा रहा था तो भारत सरकार के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए थे स्कूल कॉलेज उसका त्याग किया रहा था। तो कई भारतीयों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसमें काशी विद्यापीठ नाम तो सुना होगा आपने। काशी विद्यापीठ गुजरात, बनारस विद्यापीठ बनारस, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उसके अलावा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब जो विश्वविद्यालय थे उसका गठन किया गया उस दरमियान। और एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसके प्रथम प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं पर काफी काम किया गया था भारतीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। उसके साथ साथ जो टैक्स प्रणाली थी उसका भी विरोध करने
का आह्वान किया गया था, तो भारतीय जो थे या भारतीय किसान जो थे वो अपने टैक्स को देने के लिए वो मना कर रहे थे। उसके साथ साथ इसका जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत, उत्तर भारत और विशेषकर बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि घोषणाएं क्या क्या होती हैं, कौन सी घटनाएं घटती हैं उस क्रम में। तो जुलाई 1921 की बात करें तो अली बंधुओं के द्वारा एक घोषणा की गई थी। ये घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन मूवमेंट जो आंदोलन था उसके वो नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर अपने सारे मुसलमान भाइयों को यह कहते हुए कहा गया था कि दुश्मन देश के लिए युद्ध करना या दुश्मन देश की सहायता करना, यहाँ पर दुश्मन देश का अभिप्राय ब्रिटिश सरकार से है। तो जितने भी ब्रिटिश सेना में मुसलमान थे उन्हें ये कहा गया था या उनको ये कहा करके आह्वान किया गया था अली बंधु के द्वारा कि वे अपने देश की सेवा में अपने धर्म जो राष्ट्र धर्म है वो सर्वोपरि है, और इस कारण से वो अपने धर्म के अंतर्गत दुश्मन देश की जो सेवा कर रहे हैं या ब्रिटिश सरकार की जो सेना में भर्ती हैं वो उसे त्याग करें। और इस प्रकार उनकी इस घोषणा से कई सारे भारतीय जो मुसलमान थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले जो सैनिक पद पर थे वो अपने पद का त्याग कर रहे थे, जिससे एक बहुत गंभीर स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए उत्पन्न हो रही थी। और उसका दबाव जो है आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद की घटना है 4 अक्टूबर 1921 की, जिसकी अली बंधुओं के द्वारा दी गई इस घोषणा की पुष्टि महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और जब ये घोषणा की पुष्टि होती है तो देश में बहुत सारे सैनिक जो मुसलमान होते हैं वो अपने पदों का त्याग करते हैं, जिससे देश की ब्रिटिश सरकार की जो सैन्य व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। और यही कारण था कि उनके इस घोषणा के कारण जो प्रभाव पड़ता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अली बंधुओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसी समय एक जे.एम. सेनगुप्ता थे जो रेलवे में जो मजदूर थे उनका वो नेतृत्व कर रहे थे और वो पूरी तरह से असहयोग आंदोलन के साथ थे। उन्होंने रेलवे के मजदूरों के साथ जो है हड़ताल का आह्वान किया और उस हड़ताल में के कारण जो है देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत हद तक जो है प्रभावित होती है। उसके अलावा बंगाल के जो चाय बागान के मजदूर थे वो भी अपनी हड़ताल करते हैं, यानी कि श्रमिकों के द्वारा और किसानों के द्वारा भी इस आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया जाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, यह वैसा आंदोलन था जिसमें 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई थी और लगभग 6 लाख मजदूर जो थे इस में शामिल हुए थे और 70 लाख की ब्रिटिश सरकार की जो है हानि हुई थी। तो ये अपने आप में काफी चौंका देने वाले आंकड़े हैं और इससे आप समझ सकते हैं, आप लगा सकते हैं अंदाजा कि किस प्रकार से जो चीजें हुई होंगी वहां पे। और उसके साथ साथ सरकार को 70 लाख की सिर्फ हानि ही नहीं हुई बल्कि उसके अलावा उसके विरोध में 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को जेल में बंद किया जाने लगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था कार्यक्रम में वो ग्रामीण स्तर तक, प्रांतीय स्तर तक जो व्यवस्था करने की बात थी कि वो जो कमेटी का निर्माण किया गया था जिसमें प्रांत स्तर तक लोग जो है कांग्रेस पार्टी में कि जो चलाए जा रहे थे असर आंदोलन उसमें वो भाग ले रहे थे और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जुलूस के साथ साथ ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा किस प्रकार लोगों को जनसभाओं के जरिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उन सारी गतिविधियों पर वे बात कर रहे हैं। तो यह जन आंदोलन एक नए भारत की तस्वीर को दिखाता है। ये सारी घटनाएं जो है काफी तेजी से हो रही थी, जो इसमें पूरे देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जैसे लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत के मुंबई में होता है, जहां पर उनका भारी तौर पर उनका विरोध किया जाता है। और ये घटना जो है वो विश्व के जो मीडिया है उसमें भी आती है।
उसके साथ साथ में इन घटनाओं के बीच में एक ऐसी घटना होती है जो जानना जरूरी है कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे और एनी बेसेंट जो होम रूल लीग का समर्थन कर रही थी या उनके द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था, वो इस बीच में कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे देती है। तो ये घटनाक्रम थी। उसके साथ साथ जब अली बंधुओं को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद गांधी जी और लॉर्ड रीडिंग जो वहां के वायसराय थे, जो अधिकारी थे, उनके द्वारा जो है महात्मा गांधी से ये कहा जाता है, दबाव डाला जाता है कि अली बंधुओं के द्वारा यह बयान वापस लिया जाए कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सैनिक का कार्य कर रहे हैं, जो धर्म की बात कर रहे हैं कि उनका धर्म है राष्ट्रद्रोह करना अपराध है, तो वो अपने बयान को वापस लें और मुसलमानों को भारतीय जो सैन्य व्यवस्था है या सैन्य संगठन है उसमें वापस आने के लिए वो कहें। परंतु महात्मा गांधी के द्वारा इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है और जिसके बाद दिसंबर 1921 से ब्रिटिश सरकार द्वारा घोर दमनकारी नीतियां आरंभ की जाती हैं, जिसके तहत जितने भी जो प्रेस थे उस प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब और जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन पर भी रोक लगाने की बात की गई थी और किसी भी प्रकार की संस्थाएं जिसको बनाने की बात थी कि संस्थाएं होंगी, उन सारी संस्थाओं को वो अवैध घोषित कर दिया जाता है और उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद दिसंबर 1921 के बाद जनवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को और किस प्रकार से प्रभावित किया जाए उस बारे में बात किया था और पत्राचार भी करने की बात होती है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पत्राचार किया जाए। तो उसी क्रम में 1 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक पत्राचार किया जाता है, जिसमें वो उनकी कुछ मांगे होती हैं जो रखी जाती हैं। तो वो मांगे क्या थी? पहले मांग थी कि जो 30,000 से अधिक राजनीतिक बंदियों को बनाया गया था, जो बंदी बनाए गए थे लोग, उनको क्या करना था, उनको मुक्त करने की मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा, जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको हटाने की बात की गई थी और असमानता जो भारत और भारतीयों और श्वेतों के बीच में थी, उस असमानता को दूर करने के लिए भी बात कही गई थी। और अगर ये सारी घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं या नहीं की जाती हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा, या यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार को एक धमकी दी जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा जो मांगे की गई और ये मांग के कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन पूरे शबाब पे था, यूं कहा जाए कि आंदोलन अपने चरम पे था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कुछ ही दिनों में हम लोग को आजादी प्राप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण से अचानक महात्मा गांधी को अपने आंदोलन को वापस लेना पड़ता है और वो घटना कोई और नहीं, चौरा चौरी कांड था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। तो उसके लिए हम वीडियो के अगले चरण में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण से आंदोलन को अचानक से स्थगित करना पड़ा और असहयोग आंदोलन का पूरे विश्व पर या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उसका क्या प्रभाव पड़ा और आने वाले दिनों में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो रूपरेखा थी, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम जल्द ही स्वतंत्र होंगे, वो आखिर किस परिस्थितियों में आगे बढ़ा। तो इस चरण के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।